अब एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो या हो कोई आपका स्टेट एग्जाम, उन सब में नंबर सिस्टम से कैसे सवाल बनते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के एक हिट लिस्ट हमने तैयार करी है, टॉप 20 सवालों की, जो आपको मात्र एक वीडियो में बताया जाएगा। तो डायरेक्ट सवालों पे बात करेंगे। पहला सवाल ये रहा आपके लिए। पहला सवाल क्या दिया है, 3 की घाते 4x गुणते 9 की घाते 6x बराबर 81 की घाते 8, और इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखो, जब ऐसे सवाल होते हैं तो 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या लगते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे a की पावर x, ठीक है, और उसकी पावर y दिया है, तो क्या हो जाता है हमारा a की पावर xy, ये दोनों घातें गुणे में आ जाती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगता है, यदि दो संख्याएं बराबर हैं और वो घात की संख्या है, यदि घात की दो संख्याएं बराबर है जिनके बेस सेम है, ठीक है, जिनके बेस सेम है, तो उनकी घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे a की पावर x यदि इक्वल है a की पावर y के, तो x इक्वल y के, उनकी घात भी बराबर हो जाएंगी क्योंकि उनके बेस सेम है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि यदि a की पावर x दिया है, ठीक है, और गुणते में a की पावर y दिया है, तो आपको पता है कि गुणे में घातें जुड़ जाते हैं, तो ये आपका बन जाता है a की पावर x प्लस y, ठीक है, ये बन जाता है आपका। यही 3 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो, ये है आपका राइट हैंड साइड और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब कुछ ऐसा करें कि दोनों का हम बेस सेम कर लें। यदि बेस सेम कर लेंगे तो घातें बराबर हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो, बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 की घातें 4x है, 3 टू द पावर 4x इंटू 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 को 3 का स्क्वायर लिखा और ये 6x लग गया। अब ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पहला आपको बताया यही यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4x इंटू, अब 2 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, तो 3 की घाते 12x हो जाएगा, बराबर 81 को हम 3 के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये 3 की घाते 4 लिखा है, 81 3 के घाते 4 लिखा है और उसकी घाते कितना लिखा है, 8 लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 4x गुणते 3 की घाते 12x, और ये अब ये हमको पता है मल्टीप्लाई में घात हो जाएगी, तो 4 गुणते 8 करोगे तो 3 की घाते 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब देख लो, बेस सेम हो गए सबके, तो घाते बराबर हो जाएंगी। इधर अभी मल्टीप्लाई में है तो इसकी घाते जुड़ जाएंगी, तो 3 की घाते यहाँ पे हो जाएगा 16x, ठीक है। अब 3 की घाते 16x बराबर है आपका 3 की घाते 32 में, क्योंकि बेस सेम हो गया तो घाते में बराबर कर दो, तो 16x बराबर आपका आ जाएगा 32, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ठीक है। ऐसे करना है ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं है सवालों में। चलिए दूसरे सवाल की बात करेंगे फास्ट ट्रिक में, जल्दी जल्दी आपको सवाल बताऊंगा। आप सवाल चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद से कहीं से नहीं आएगा। चलिए दूसरा सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज ए क्यूब। देखो क्या होता है, यदि कोई संख्या स्क्वायर में लिखी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे लिखा है 25, ठीक है, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है, तो ये 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट क्यूब कब होगा, जैसे लिखा है आपका 27, ठीक है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये यहाँ पे 27 जो है ये परफेक्ट क्यूब है, यानी इसमें और कोई संख्या का गुणा नहीं है, पूरे स्क्वायर और क्यूब है। लेकिन यदि ऐसी संख्या की बात की जाए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर और क्यूब उसकी घात 6 होनी चाहिए। यदि किसी संख्या की घात 6 है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर भी होगी और परफेक्ट क्यूब भी होगी। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जैसे 81, 125, जैसे पहला है 81 आप देखो तो 3 की घाते आपका ये 4 है, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया। अब 3 की घाते 4 आप देखो तो 9 का स्क्वायर है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्क्वायर ही है, यहाँ पे 3 की घाते 6 नहीं हो रहा है, 6 नहीं हो रहा तो ये क्यूब नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा आपका दिया है 125 देखो तो 5 का क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 के घाते 6 नहीं हो रहा है, वो सॉरी 5 की घात 6 नहीं हो रहा, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये केवल परफेक्ट क्यूब है। तीसरा ऑप्शन आपका है 343, ये है 7 का क्यूब, ये भी 7 का क्यूब है, इसमें भी घात 6 नहीं है। अगला आपका आता है 64, यदि 64 को देखो तो ये 2 की घात 6 लिखा है, ये 2 की घात 6 लिखा है, अर्थात यहाँ पे 6 की घात ये 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई है, ये जो 6 है ये 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई है, अर्थात स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो ये जो हमारा 64 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर एंड एज वेल एज परफेक्ट क्यूब होगा। सवाल यही पूछ रहा था कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो स्क्वायर भी हो, परफेक्ट और क्यूब भी हो, तो वो हमारा 64 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
तीसरा क्वेश्चन आपका है, इफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज इन पोजीशन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स वुड बी ऑलवेज डिविजिबल बाय। ऑप्शन है आपके 5, 7, 9, 11। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंक आपस में परस्पर बदल दिए जाए तो जो बदलने के बाद जो उनका अंतर होगा, ठीक है, जो उनका अंतर होगा तो वो किसका डिविजिबल होगा, किसका अर्थात किससे भाग उसमें चला जाएगा। ऑप्शन आपके यही दिए हैं 5, 7, 9, 11। 5, 7, 9, 11। तो देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल लगेगा। जब संख्या आपकी दो अंकों की सिंपल है, मान लो उसके अंक x और y, मैंने ऐसा सवाल बताया पीछे वीडियो में देखा, तो वो संख्या हमारी बनेगी क्या, 10x प्लस वाई। यदि इसको बदल दिया जाए तो दूसरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 10y माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इसको खोलोगे क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, ठीक है। जब इसमें घटाओगे और जोड़ोगे तो 9 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में x माइनस वाई आपका आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है, x माइनस वाई का तो वैल्यू पता नहीं है, तो हमको ये नहीं बताना, हमको ये बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई है, तो ये क्लियर हो गया कि ऐसी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। और ये एक यूनिवर्सल टाइप की सोल्यूशन आपका हो गया जो आप बता सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करो, मैं गारंटी देता हूं इसके बाद के से सवाल कहीं नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ टू बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 4 मिनट एंड 15 मिनट, आफ्टर हाउ लॉन्ग वुड दे रिंग टुगेदर फर्स्ट इफ दे हैड रिंग टुगेदर इन द बिगनिंग। एक कह रहा है 2 घंटी है जो 4 मिनट, 2 घंटी है जो 4 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। 2 घंटी है जो 4 मिनट 15 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि एक बार वो शुरू में 7 बजी हो तो अगले बार 7 कब बजेगी। तो सिंपल है, मैंने ये सवाल आपको बताया है, दोनों को लासा ले लेंगे, लासा लेंगे तो आ जाएगा 60 मिनट, अर्थात 4 और 15 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 60, और वो घंटी फिर 60 मिनट अर्थात 1 घंटे बाद बजेंगी, ठीक है, 1 घंटे बाद 7 बजेंगी। ऑप्शन डी है आपका, तो ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन देखो ऐसे करना है, 201 ये टाइप आता है आपका 256 गुणते 256 माइनस 144 गुणते 144 बटे 112। अब देखो इतना लंबा सवाल जब आ जाता है तो दिमाग घूम जाता है कि इतना को गुणा कैसे करें। तो कुछ लोगों को जो मल्टीप्लाई पता होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखो तो ये किसी का फॉर्म लिखा है, किसका फॉर्म लिखा है, ये देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे दो संख्या सेम स्क्वायर है ना, तो ये देखो क्या है 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या है 112 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, फार्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 256 प्लस ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी, और अपॉन में 112 हो जाएगा आपका। 256 में 144 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0 5 4 9 0 2 1 3 1 4 400, और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 256 में 144 घटाओगे तो ये आपका 112 आ जाएगा। 112 में 112 जब भाग दोगे तो 112 से कट जाएगा और बचेगा आपका 400। यही आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है, और इसमें आपको कई तरीके के सवाल भी मिलेंगे, ऐसे ही नहीं केवल होगा, इसमें आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी मिल सकता है, इसमें आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला मिल सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, आपको ऐसे फॉर्मूले की पहचान करके बताना है। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, इफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स एंड टेंस प्लेस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज्ड, the new number formed is found to be larger than the original by 63. All possible values that the units digit of the original number can take are. देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, मैंने ये सवाल इसलिए आपके लिए रखा है क्योंकि अभी तक 2 डिजिट में इंटरचेंज होता था, तो बताया था अब यहाँ पे 3 डिजिट है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करते जाना। देखो सवाल कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या है, मान लो उनके अंक क्या है x, y और z। 3 अंकों की संख्या के अंक x, y और z है, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि यदि इनके इकाई और दहाई के अंक बदल दिए जाएं, तो इकाई और दहाई के अंक बदलोगे तो क्या अंक हो जाएंगे x, z, y, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 100x प्लस 10z प्लस y।
अब कह रहा है जो ये नया नंबर है ये 63 ज्यादा है ओरिजिनल वाले से, यानी जो पहले की संख्या थी उससे ये नई संख्या 63 ज्यादा है। तो क्या करेंगे कि बाद वाली संख्या में पहले वाली घटा दें तो वो 63 के बराबर हो जाएगा। तो 100x प्लस 10z प्लस y, अब इसको घटाओगे तो ये सारे प्लस में है तो माइनस में आ जाएंगे, तो माइनस 100x माइनस 10y माइनस z बराबर 63। ठीक है, 100x से 100x कैंसिल, इसमें देखो आ जाएगा 9z माइनस 9y, ठीक, बराबर 63। कॉमन ले लो, ठीक है, तो z माइनस y बराबर 63। 63 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल, तो z माइनस y बराबर 7। ठीक है, तो z बराबर कितना आ जाएगा, y प्लस 7। ठीक, यहीं से हमको समझना है। देखो क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर के जो इकाई का अंक है उसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो देखो एक तो आपका 7 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि y जो है कुछ ना कुछ 7 में जुड़ा है। अभी y हमको पता नहीं है, जो दहाई का अंक है वो पता नहीं, लेकिन 7 में कुछ जुड़ा है, वो 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो एक हो जाएगा आपका 7, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 8 और तीसरा हो जाएगा 9। अब ये 9 तक ही लिमिट रहेगी, क्योंकि 7 में यदि 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा तो वो फिर इकाई का अंक कहाँ रह जाएगा, वो तो फिर 2 अंकों में चला जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 7, 8, 9 हो जाएंगी किसकी, इकाई के अंक की। ये सवाल ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 7वें नंबर का सवाल है आपका, जो 7वां टाइप है वो है ये। प्रश्न कह रहा है बेटा, द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स ईच आर विच ऑन डिवीजन बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। देखना बहुत सवाल ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से 5 से जो संख्याएं विभाजित होती हैं और उनका शेषफल 3 बचता है, उन सारी संख्याओं का योग बताना है। देखो समझना ध्यान से, सवाल कह रहा है 3 अंकों की, देखो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, सबसे बड़ी क्या होती है, 999। अब कह रहा है 100 से 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं और उनका योग क्या है, ठीक है, उनका योग क्या है जिनको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे। अब इस सवाल को थोड़ा बल्क में करेंगे और थोड़ा सा माइंड लगाना। देखो पहले तो हम ये पता कर लें कि 100 से 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके रिमाइंडर यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचे। तो देखो इनको बल्क में तोड़ लेते हैं। जैसे 100 से पहले 199 तक कर लेते हैं, फिर 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899 और 900 से 999। ठीक है, अब 100 से 199 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो देखो 100 के आगे, 100 तो पूरा 5 से विभाजित हो जाता है, 100 के आगे कितना उसमें जोड़े कि शेषफल 3 बच जाए। तो 100 में 3 जोड़ दें तो शेषफल 3 ही बचेगा। जैसे 103 हो गया हमारा, ठीक है ना, 103 हो गया, 103 में भाग दोगे तो शेषफल आपका 3 बचेगा यदि 5 से भाग दोगे। अगली संख्या क्या हो जाएगी, इसी में 5 जोड़ दो, 108, 108 में भी भाग दोगे तो 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही करके हमारा 103, 108, 111 सॉरी 5 और जोड़ दोगे तो 113 डॉट 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 करके 199 तक में कितनी संख्याएं होंगी, तो इनकी संख्या आ जाएगी 20। कैसे आ जाएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला लगा कर नहीं निकालना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। कैसे, आपको पता है कि 101 से लेके, ठीक है, 101 से लेके 200 के बीच में 5 के कितने भी जो है गुणज हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 20। जैसे 1 से लेके 100 तक में 5 के कितने गुणज होते हैं, 20 होते हैं। वैसे ही 101 से लेके 200 तक में भी 20 होते हैं। जैसे 105 है, 110 है। तो अब यहाँ पे 100 से लेके 199 तक के बीच में कितने हो जाएंगे, इसके भी बीच में
20 हो जाएंगे, क्योंकि संख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक इधर कम कर दिया है तो एक इधर भी कम कर दिया है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे जिनको आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 बचेगा, तो 20 हो जाएंगे। तो सब में ऐसे ही 20 हो जाएंगे, सब में हो जाएंगे। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 20 गुणित 9 बराबर 180। अर्थात 3 अंकों की संख्याओं में 180 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचेगा। अब क्या करना है, अब आपको या तो सार्वंतर वाला, हमको प्रथम पद पता हो गया, प्रथम पद क्या है 103 है, अंतिम पद 900, यहां तक ले जाओगे आप 999 तक, तो ये 998 होगा अंतिम पद, ठीक है, जिसमें भाग देने पे 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। तो पहला पद 103 हो गया, फर्स्ट वाला 103 हो गया, लास्ट वाला 998 हो गया। तो या तो सार्वंतर करके लगाओ, जैसे 5 का सार्वंतर है, डी वाला फॉर्मूला लगाओ। इसके अलावा मैंने आपको एवरेज मेथड बताया था, सबसे छोटा सा, क्या, n/2 इक्वल f प्लस l। f का मतलब है फर्स्ट टर्म, l का मतलब है लास्ट टर्म। तो n कितना हमारा आ गया 180/2, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 103, और लास्ट टर्म कितना है हमारा 998। दोनों का जब इसका करोगे तो 90 मल्टीप्लाई 103 और 198 जोड़ोगे तो 1 0 और 1101 आ जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा, 9099, यानी 99,090 ऑप्शन ये आपका है डी नंबर। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो सवाल थोड़ा आपको बड़ा लगा, लेकिन क्या स्टेप आपको मिस करना है, ये स्टेप आपको पूरा मिस करना है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं, माइंड में लगाना है। जब आप ऐसे गेस करोगे 20 होगी, 20 नहीं 180, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। डायरेक्ट जब यहाँ पे आ जाओगे तो आपको बस इतना जोड़ के ये स्टेप आपको करना है और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको माइंड में करना है और आप कर सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, बाकी इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी सवाल छोटे ही समय का है, कोई ज्यादा नहीं है। अगला 8वां नंबर सवाल है, देखो देख लेते हैं। यूनिट डिजिट का है, मैंने आपको बताया था, नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हो। स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाया था। दिया है आपका 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103। इसका इकाई अंक बताना है। मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है, यदि संख्या का जो इकाई अंक है वो 4 हो, ठीक है, संख्या का इकाई अंक 4 और उसकी घात सम हो, और यहाँ पे घात सम है ना 102, तो आपका इकाई अंक हमेशा 6 होगा, ठीक। और यदि संख्या में इकाई अंक 4 हो और उसकी घात जो है विषम हो यानी ऑड हो, तो इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। 6 4 को जोड़ दोगे तो 10 आएगा, और 10 में इकाई अंक 0, तो ये 0 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। देख लेना, ऑप्शन दिया है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। 10वां ध्यान से देखना, कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ 392 इज मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। 392 को ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए, छोटी से छोटी, कि जो रिजल्ट आए वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए सिंपल करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 गुणित 49। 8 गुणित 49 का मल्टीप्लाई है 392, ठीक है। 49 किसका, 8 किसका क्यूब है, 2 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। अब यदि 1 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, 1 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्यूब हो जाएगा। ये जब क्यूब हो जाएगा तो आराम से 2 की घात भी 3 हो जाएगी, यानी 2 का भी क्यूब और 7 का भी क्यूब। तो जो रिजल्ट बनेगा जाके तो वो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 भी यहाँ पे क्यूब और 7 भी क्यूब। तो 392 में 7 एट लीस्ट नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। अब इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, इन सबकी सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। नॉर्मल आप एलसीएम लेके सबको करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, तब भी कर नहीं पाओगे। तो और ये प्रश्न काफी पूछा भी गया, और ये आपको लगभग सारी किताबों में
ये आपको सुमित्रा वाले में भी मिल जाएगा, आर.एस. अग्रवाल वाले में भी मिल जाएगा, और भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम के जो चैप्टर से रिलेटेड है उसमें मिल जाएगा। अब इसमें देखो उसमें कुछ दूसरे तरीके से लगा हुआ है, वो आप उससे पढ़ लेना, मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ। इनमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, सब में दो दो के पेयर बना लो, ठीक है, और सबके दो दो के पेयर बना लोगे तो देखो कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा, इसमें 1/10 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। इसमें भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1/14 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/4। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 1/18 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/5। और अगले वाले में क्या कॉमन आ रहा है, अगले वाले में कॉमन आ रहा है 1/22, तो क्या बचेगा 1/5 प्लस 1/6, ठीक। अब इन जब सबको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 1/10 मल्टीप्लाई, अंदर को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5/6, ठीक, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7/12 प्लस 1/18 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 9/20 और प्लस 1/22 और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 11/30, ठीक। ये आ गया आपका। अब देखो कट रहा है 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22। अब देखो इसको करना है आगे, अब इसको करेंगे, अब 2 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/12 बचेगा, ऐसे ही 2 का 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/24 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 1/40 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 1/30 में होगा तो 1/60 बचेगा आपका, ये बचेगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसमें फिर वही प्रोसेस अपना, तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है 1/12 1/1 प्लस 1/2, ठीक है, यही तो बच रहा है, प्लस इसमें भी कॉमन आ रहा है 20 1/20 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/12 गुणते 2 1 3 3/2 प्लस 1/20 गुणते 3 2 5 5/6, फिर काट लो 5 चौको 20 3 चौको 12, अब क्या आ गया 1/8 प्लस 1/24, फिर कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे 1/8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 1/8 गुणते 4/3, 4 से ये 2 बार कटेगा 8, तो क्या आ जाएगा 1/3 दूनी 6। ये आंसर आपका हो जाएगा, बस ऐसे ही करना है, ऐसे सॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा। इनमें कुछ स्टेप आप माइंड में करके मिस भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये सवाल हो गया, दूसरा आपका एक सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, सवाल देखो है द वैल्यू ऑफ 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार, और इसकी वैल्यू बतानी है। देखो जब किसी भी संख्या में बार लग जाता है तो इसका मतलब वो रिपीटिंग होता है आगे, तो इसका मतलब क्या है 0.222 करके ऐसे जाता चला जाएगा। सेम इसका क्या मतलब है 0.33 करके ऐसे जाता चला जाएगा, और सेम इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.323232 करके ऐसे ये चलता चला जाएगा। अब इनका सिंपल सा जोड़ कर लो, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 0.555555 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0.323232 करते चले जाओगे। अब इनका योग करोगे तो क्या आ जाएगा 0.878787 ऐसे करते करते आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.87 बार, ये हो गया आपका आंसर। बस अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज 365, देयर सम इज, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 365 है, तो वो संख्या क्या है, लेकिन उनके वर्गों का योग 365 है। मान लो 3 क्रमागत संख्याएं n n+1 और n+2 है,
ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और n प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, और ये इक्वल हो जाएगा 365 के। 365 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये n वाले सब जुड़ जाएंगे स्क्वायर वाले, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, 2n 4n जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6n, और 4 और 1 5 जुड़ेगा, 4 और 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, और ये 5 माइनस हो जाएगा 365 में, तो माइनस का 360 इधर बचेगा और ये 0 हो जाएगा। ये एक आपका द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, अभी इसको और सरल कर लेते हैं, 3 कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो ये बच जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 120। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ घटाना 2 आए और मल्टीप्लाई करने में 120 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर देखो क्या होंगे, एन स्क्वायर प्लस 12n प्लस 10n माइनस 10n सॉरी माइनस 10n प्लस 120। 12 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 12 में 10 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, चलो n कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, n प्लस 12 माइनस 10 कॉमन लोगे तो आ जाएगा n प्लस 12। तो n की एक ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 12 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 12। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 12 और 10। पहले ही बोला है कि जो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो माइनस वाला खत्म हो गया तो n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब 10 हो गई तो n की वैल्यू 10 हो गई, तो दूसरी क्या हो जाएगी 11 और 12। ये 3 क्रमांक संख्याएं जिनके वर्गों का योग 365 है। ऐसा सवाल ऐसे करने हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा आप किसी भी किताब के सवाल लगाइए, आप हमसे सवाल पूछ भी सकते हैं शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में। 8 से 10 के बीच में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, देखो कह रहा है 4 स्टार 3 7 9। ये सवाल कह रहा है यदि ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो आपको स्टार की वैल्यू बतानी है। ऐसा बहुत पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा, और 2 सेकंड का सवाल है, स्टार की वैल्यू बतानी। कह रहा है संख्या 9 से डिविजिबल है, अर्थात इनका जो योग होगा इन सबका वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इन सबका योग कर दो, क्या आ जाएगा 4 3 4 3 7 7 7 14 और 9 14 9 और 23। अभी इसमें स्टार का योग बाकी है। ठीक है, अभी 23 में स्टार का योग जब हमने नहीं किया है और हमको पता है कि ये जो योग आएगा ये 9 से डिविजिबल होगा। अभी ये 23 है, अब 23 के नियरेस्ट 9 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है, 27 होती है, 9 का 27, अगली होती है 9 चौको 36। तो यदि हम 36 करेंगे तो यहाँ पे हमको 10 से ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, और 10 से ज्यादा जोड़ देंगे तो ये 1 अंक की संख्या नहीं, यहाँ पे 1 अंक नहीं होगा, 2 अंक हो जाएगा, और 2 अंक हो जाएंगे तो ये 5 अंकों की बजाय 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो नियरेस्ट हम क्या लेंगे, 27 लेंगे। ठीक है, 27 लेंगे, और जब 27 लेंगे तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बस इतना था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है इफ द नंबर 1 2 3 4 5 क्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 998 999 और 1000 तक। ठीक है, अब कह रहा है आर मल्टीप्लाइड टुगेदर हाउ मेनी जीरोज ऑन द राइट द विल है। अब ये कह रहा है ये सारी संख्याओं को जब आपस में गुणा कर दिया जाता है, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो जीरोज की संख्या आएगी, जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी होगी। अब देखो कैसा सवाल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीरो का मैकेनिज्म लगाना है, थोड़ा क्वेश्चन के मैकेनिज्म को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो हमको 1 2 3 चीजें आपको पता भी होंगे और वो हम समझ भी सकते हैं। देखो यदि हम 5 गुणते 2 करते हैं तो हमको 1 जीरो प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसके अलावा यदि हम 25 गुणते 4 करते हैं तो हमको 2 जीरो प्राप्त होते हैं। समझना ध्यान से, यदि हम 125 गुणते 8 करते हैं तो हमको 3 जीरो प्राप्त होते हैं। ठीक, 1000 100 और 10। ठीक, और यदि हम 625 गुणते, अब इसमें 625 गुणते 13 करते हैं। ठीक है, 13 नहीं होगा यहाँ पे, 625 गुणते 16 करते हैं
तो हमको 4 जीरो प्राप्त हो जाएंगे, 10,000। ठीक है ना। अब देखो इसी से सारा सवाल सोल्यूशन है। 5 गुणते 2 करेंगे तो 1 जीरो मिलेगा, 25 गुणते 4 करेंगे तो 2 जीरो मिलेंगे, 125 गुणते 8 करेंगे तो 3 जीरो मिलेंगे, और 625 गुणते 16 करेंगे तो 4 जीरो मिलेंगे। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, अब हमको ये निकालना है कि इन सब का कितने बार मल्टीप्लाई है, तो उतने ही जीरो बन जाएंगे। अब देखो हमको पता है कि 1 से लेकर 1000 तक के बीच में 625 एक ही बार आता है, और 625 जब एक बार आएगा तो उसके एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। जब एक ही बार मल्टीप्लाई होगा तो इसके जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक। 125 हमको पता है 1000 तक में 125 के गुणज 8 बार आएंगे। ठीक। लेकिन 8 में एक 625 भी आता है एक बीच में गुणज। 125 का जब आप गुणज करते चले जाओगे, गुणते 1 गुणते 2 करते चले जाओगे तो एक जगह 625 भी आएगा 1000 तक में। तो ये तो हम पहले ही इसके जीरो काउंट कर लिए, तो एक छोड़ देंगे। तो अब कितने बचे, 125 के गुणज 1000 तक में अब बचे 7, और एक गुणज में 3 जीरो है, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 में हो जाएंगे 21 जीरो। ठीक, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना। फिर से बता रहा हूं, 125 1000 तक में 8 गुणज 125 के होते हैं। ठीक है, 125 गुणते 1 2 3 4 करोगे तो 8 बार गुणा हो जाएगा। अब एक 125 में एक जगह 625 भी आता है। ठीक है, 125 का मल्टीप्लाई करने पे एक जगह 625 भी आता है। 625 के एक बार जीरो हम ले चुके, तो अब एक कम हो जाएगा। अभी 8 हो रहे थे, अब कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक हम ऑलरेडी इसमें ले चुके हैं। यही चीज समझना इसको, 7 हो गए। अब एक को मल्टीप्लाई करने में 3 देता है, तो 7 को मल्टीप्लाई करने में 21 जीरो दे देगा। अब ये चीज देखो, अब 25 1000 तक में कितनी बार आता है, तो 25 का गुणज जब 100 तक करते हो तो 4 होता है, और 100 का 10 गुना अर्थात 4 का 10 गुना अर्थात 40 गुणज हो गए। ठीक, अब 40 गुणज में एक 25 का एक गुणज 125 होता है। अब 125 8 बार आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, 625 का भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 125 8 बार आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो इसमें जो 40 बने थे आपके, ये जो 40 25 के गुणज बने थे, अब ये घट के कितने रह जाएंगे, 32 रह जाएंगे। और एक गुणज देता है 2 जीरो, तो 32 कितने देंगे, 64 जीरो देंगे। ठीक, समझना इस चीज को ध्यान से। सेम यही चीज 5 into 2 में भी है। 5 का 100 तक में गुणा करोगे तो कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, अब 20, अब 100 हम 1000, 100 का 10 गुना है 1000, तो अब 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, अब ये 200 तो होगा, लेकिन अभी इसमें 40 काउंट भी तो हो गया 25, क्योंकि 5 का एक गुणज आप करोगे तो 25 आएगा, और 40 ये ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुके हैं, तो 200 में 40 और कम कर दोगे तो ये टोटल कितने बचेंगे, 5 के गुणज, ये बचेंगे आपके 160, और ये एक ही जीरो देता है तो ये हो जाएंगे 160। अब इन सब का आप जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, 4 1 5 4 9 249 आ जाएगा। अर्थात 249 आपके जो है ये गुणज आपके 249 ही आएगा ना, 6 6 12 2 14, हाँ ठीक है। तो 249 जीरोज आपके जब इतनी संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जीरोज का जो कॉन्सेप्ट है बस उसको फाइंड करना है कि कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना। पीडीएफ में सेम यही चीज पूरी डिटेल के साथ मैंने दी है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है ए नंबर एन, एक नंबर दिया है एन, अब नंबर क्या दिया है 8 9 7 3 2 4 P 6 4 Q। ठीक है, ये नंबर दिया है। अब कह रहा है जो डिविजिबल बाय 8 एंड 9, अब ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो अब P और Q की वैल्यू बतानी है, P प्लस Q की वैल्यू बतानी है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए, ऑप्शन आप देख सकते हो कैसे दिए गए हैं। ठीक है, P प्लस Q की वैल्यू बतानी है। अब देखो यदि 8 से डिविजिबल है तो हमको पता है 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कि समझ लो, यहां से आगे बताऊंगा भी एक छोटे से वीडियो में। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक
यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 64 है, ठीक है, 64 है। अब इसके बाद क्यू है। अब क्यू की जगह क्या हो कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, तो दो ही चीज है, एक तो या तो 0 होना चाहिए, ठीक, एक तो 0 होना चाहिए, तब 8 64 और 0 में भाग दोगे तो विभाजित हो जाएगी पूरी, या दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा 8 होना चाहिए। जब 8 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब हमको Q की ये वैल्यू पता चल गई, अब हमको P की वैल्यू निकालना है। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सबका योग 9 से यदि डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अब इनके सारे अंकों का योग कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 9, योग ऐसे ही करते हैं, चलो 9 8 17 7 24 24 3 27 2 29 29 4 33 33 6 33 4 37 37 6 43, ठीक, 43 P, ठीक। अब Q की जगह एक बार 0 रख देते हैं, ठीक। अब जब 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 43 प्लस P, और आगे संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो 43 के पास में 9 से डिविजिबल क्या होता है, 45 होता है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपकी, कब, जब Q 0 है। अब यदि Q 8 है, ठीक है, अब यदि Q 8 है तो 43 प्लस 8 प्लस P, ठीक। अब यहां पे देखो 8 और 43 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 43 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा, ठीक। अब 51 और ये P, अब 51 के पास में 9 से डिविजिबल अंक कौन सा होता है, तो ये होता है 54। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जब P की वैल्यू 2 है, ठीक है, जब Q की वैल्यू 0 है तब P की वैल्यू 2 है। जब Q बराबर when Q इक्वल 0 then P इक्वल 2, and when Q इक्वल 8 then P इक्वल 3। तो P प्लस Q एक बार क्या होगा, 0 प्लस 2 बराबर 2, और P प्लस Q एक बार क्या होगा, 2 प्लस 8 बराबर 11, 2 प्लस 8 इक्वल 11। तो P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, P प्लस Q की वैल्यू आ जाएगी 2 या 11, 2 और 11। इसके अनुसार आप ऑप्शन छांट सकते हो कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल ऐसे करना है। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है ए नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 18। ध्यान से समझना, ए नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 18 एंड अ सेकंड नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 21 एंड देन देयर प्रोडक्ट आर summed up, which one can be the same, ठीक है। आपको नंबर बताना है। अब नीचे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 18। एक नंबर है नेचुरल, ठीक है, वो 18 से जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर है उसको 21 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है उनको जोड़ा जाता है। अब जो प्रोडक्ट आता है उनको जोड़ा जाता है। अब प्रोडक्ट हमें पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, लेकिन इनको जोड़ा जाता है। अब इनको जोड़ के आपको प्रोडक्ट बताना है कि वो किससे जो है, विच वन कैन बी द सम, तो ठीक है, तो इनके योग कौन हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि देखो n1 का एक फैक्टर 18 है, ठीक है, n2 का एक फैक्टर 21 है। 18 और 21 के फैक्टर और करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका क्या करोगे 3 इंटू 7। एक 3 फैक्टर कॉमन है, मतलब एक 3 फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। अब ये 3 दोनों में कॉमन है, 18 और 21 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जो नंबर है दोनों वो भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। अब 3 से डिवाइड होने के लिए आप इसमें समझ सकते हो, अब 2000 आपका 7 दिया है,
2008 दिया है, ये ऑप्शन आपके दिए और ऑप्शन दिए हैं, तो अब इन सब में जोड़ लो, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जिसमें लग जाए तो 2008 8 2 10, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। 7 2 9 करोगे और 0 जोड़ोगे तो वो सारे आपके 9 आ जाएंगे, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या आपकी आ जाएगी 2007, ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसको ऐसे करना है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न कह रहा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, समझना ध्यान से, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। अब देखो एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है n, वो जब 3 से डिवाइड की जाती है, 3 से डिवाइड की जाती है तो क्वोशिएंट नहीं दिया, माना क्वोशिएंट उसका यानी भागफल q1 है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, उसका रिमाइंडर 1 बचता है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है एंड व्हेन द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 2, अब क्वोशिएंट क्या है, q1 है, अब q1 डिवाइडेड बाय 2, q1 2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो ये रिमाइंडर इसका बचता है, फिर 1 बचता है, तो इसका जो रिमाइंडर है, मान लो क्वोशिएंट q2 हो गया, तो इसका जो रिमाइंडर है वो फिर 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, अब यदि ये नंबर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। अब दो ये समीकरण बनेगा, देखो कैसे करेंगे। q1 का मान ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो आ जाएगा, देखो n बराबर क्या 3 2 q2 प्लस 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो 6 q2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 6 q2 प्लस 4, ठीक, और ये नंबर। अब क्या कह रहा है, यदि नंबर को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, ये नंबर है, ये देखो भाजक गुणते भागफल का ये आपका गुणा है, तो ये 6 से डिवाइड भी हो रहा है, तब रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब ये q2 है और q2 पता नहीं क्या है, हमको पता नहीं है, ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमको चाहिए था, रिमाइंडर हमारा मिल गया, रिमाइंडर 4 आ गया, तो जब संख्या 6 से डिवाइड की जाएगी तो रिमाइंडर 4 बचेगा और यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में लाइट चली गई, फिर भी मैं पूरा करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो नंबर से दिए गए इतने 396 4 264 792 2178 51 84 63 36 968 762, और कह रहा है कि इनमें से कितनी संख्याएं 132 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 132 से डिविजिबल करने के लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि इन सारी संख्याओं में भाग दे के देखें तो आ जाएगा, लेकिन सब में भाग देने में टाइम लगेगा, तो देखो भाग देने का शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं। सिंपल से इसमें 2 का मल्टीप्लाई पहले करके देखो, तो क्या 132 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 6 2 264 है, अर्थात एक ये संख्या हो गई, एक तो 264 हो गई, एक ये हो गया, ठीक है। अब 3 का करके देखो, 3 का करोगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 3 3 का 9 396, 396 भी है, दूसरी क्या हो गई 396 हो गई, दूसरी एक डिविजिबल आपकी 396 भी हो गई। अब 4 है, 4 का कोई मतलब नहीं है, 792 देख लो। अब 792 जैसे 396 है ये, ठीक है, अब 396 का क्या 792 मल्टीपल है, तो इसका 2 का है, देखो इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, और इसका 6 टाइम, तो 132 में 6 का गुणा करोगे तो आपका 792 आएगा, तो एक 792 भी हो गया, एक ये संख्या आपकी हो गई। अब 2178 का चेक करना है, तो देखो 2 तरीके हैं, या तो 132 का फैक्टर कर लो तो क्या आ जाएगा 4 गुणते 3 गुणते 11, ठीक है, और इन सब की डिविजिबिलिटी का चेक कर लो, तो 4 की डिविजिबिलिटी नहीं फुलफिल कर रही है, बाकी तो सबकी कर ही रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं होगा, ये तो ऐसे चेक कर लो। दूसरा क्या तरीका है, देखो ये 396 है, ठीक है, 396 400 से केवल 4 कम है, तो हम 400 का मल्टीप्लाई देखेंगे 2100 के आसपास, तो 400 का मल्टीप्लाई 2100 के आसपास देखेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है ना, 4 पंचे 20 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 कम है तो 4 पंचे 20 कम भी करेंगे, तो 20 कम कर दिया, तो 396 का जब 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 396 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1980 आ जाएगा, वही विधि से जो मैंने आपको माइंड में करके बताया, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब 1980 और 2178 में डिफरेंस कितने का है 198 का, 198 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 132, तो 132 का गुणज
कहीं से भी नहीं है, ना तो 132 के डबल में है, ट्रिपल में भी नहीं है और ना सिंगल में है, तो ये वाला आउट हो जाएगा। ठीक, ये वाला आउट हो जाएगा। अब 5184 देख लो। 5184 वही 400 का कॉन्सेप्ट लेके चलो आप। तो जब 400 का कॉन्सेप्ट लोगे तो 400 गुणते 13 करोगे तो 400 गुणते 13 करोगे तो 5200 आता है, यानी 5184 के आसपास आता है। अभी 4 कम भी है ना, 396, तो 13 गुणते 4, 52 कम भी कर दो, तो 5200 में 52 कम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5148। और वहां पे कितना दिया है, 5184 दिया है। ये दिया है 5148, ये दिया है 5184। तो इस वजह से किसी भी हालत में इसका भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका नहीं है। ठीक है, ये भी बाहर हो गया। अब अगला है 6336। 6336 देख लेते हैं। 6336 का हम देख लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट यदि 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या हो जाएगी। तो 4 नहीं है 36, 4 से हो गया। 3 से करने का सबको जोड़ दो, 3 3 6 6 12 6 3 18, 3 से हो गया। 11 से करने का अल्टरनेट करके घटा दो, 0 हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा। तो चौथी संख्या आपकी क्या हो गई, 6336 भी आपकी 132 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 968 किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में 792 हो चुका है, यानी लगभग 800 हो चुका है। अब 968 को करके आप देखोगे तो 968 नहीं होगा। अब जैसे 792 आपका इसका डबल यानी 6 गुना था। अब यदि 7 का गुणा करोगे तो नहीं होगा, 8 का गुणा करोगे तो नहीं होगा, तो 968 नहीं आएगा। और जब 792 हो गया तो 762 भी नहीं आएगा। तो आपके ये 4 हो गए जो 132 से डिविजिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजिबल नंबर्स हो गए 4। ठीक है, 4 हो गए, ये आपका आंसर। तो ये था आज का एनालिसिस। ऐसे नंबर सिस्टम के सभी प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इतने सारे प्रकार मैंने आपको बताया, इनसे वैसे देखो तो नंबर सिस्टम में हर एक सवाल अपना एक अलग प्रकार लिए होता है। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में रखने होते हैं और उनको लगाकर देखना होता है कि सवाल हमसे कहना क्या चाहता है। यदि आप ये चीज पकड़ने पा गए तो आप सॉल्व जल्दी कर लोगे। पीडीएफ आपको इसके सलूशन की और 1-2 सवाल कि बहुत अच्छी पीडीएफ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक मिलेगी। वहां पे जो चीज मैंने मुंह से बोली है वो चीज मैंने वहां पे लिखी भी है। तो पीडीएफ में आपको पढ़ के बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन कैसे होगा। 1-2 और भी सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आप RS अग्रवाल है, सुमित्रा है, और भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम के जितने भी बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के द्वारा प्रैक्टिस करिए, आपको मैथ आ जाएगी, नंबर सिस्टम आ जाएगा। और उस प्रैक्टिस के दरमियान आपको यदि कोई सवाल नहीं आता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शाम को 8 बजे से 11 बजे तक हमें सवाल मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, हम आपको सलूशन प्रदान करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ तो नहीं कराए जा सकते। तो ये आपके लिए सलूशन है। अपनी तैयारी जारी रखिए। आई होप अच्छा कर रहे होंगे आप। वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। रात भर पीडीएफ बनाने के लिए लिखना पड़ता है मुझे, तो एक मोटिवेशन मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन से। आगे मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। ये मैं पहले बताना नहीं उचित समझा, अब मैं बताऊंगा। वैसे तो बीच बीच में मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, लेकिन अब स्पेशल बताऊंगा वो, क्योंकि अब अगला चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे सवाल के साथ वहां पे गुणा भाग करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दोनों में काम आएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के साथ। उसके आगे प्रॉपर रूप से चैप्टर वाइज बढ़ते जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 8 से 11 हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।